नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। बड़ी सीधी सी बात है, चुनाव का समय है तो सब लोग अपने अपने हिसाब से वोटर्स को रिझाने के लिए चुनावी वादे करते हैं। एक बात मेरी आज तक कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि नेताओं को इससे आपने हमेशा देखा हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से वादा करने की उनकी कोई कमी नहीं होती है, उनके जज्बे में, उनके जबान में। बल्कि वो वादा इस किस्म का करते हैं कि बड़े बड़े कवि और शायरों को पीछे छोड़ देते हैं वादा करने में। अब दिक्कत क्या है, ये वादा जब किया जाता है तो उसके पीछे की हकीकत नहीं बताई जाती। सिर्फ जनता से कहता है हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें वोट दे दें, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, ऐसा हिंदुस्तान बना देंगे, ऐसा देश बना देंगे। उसके पीछे की हकीकत जो है वो किसी भी सरकार की या पार्टी की आर्थिक सोच से जुड़ी होती है कि पैसा वो कहां से आएगा, कैसे आप ये किए हुए वादों को पूरा कर सकते हैं। मैं अपने पॉइंट पर जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक समय था बिजली पर मैंने बहुत लिखा, बहुत रिसर्च की, और तमाम अपने सालों की रिपोर्टिंग से मैंने देखा कि जिन सरकारों ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था, उनका अंत में बड़ा बुरा हाल हुआ। किसानों को लाजमी है बिजली फ्री में नहीं मिल पाई, क्योंकि ऐसे वादे करना जो है वो आर्थिक रूप से किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब फिर वही माहौल है और फिर वही वादे किए जा रहे हैं। चुनाव चालू हो चुके हैं। पहले मैं अपने 4 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसे, कि क्या चुनावी मौसम में किए हुए वादों से वोटर्स पर एक्चुअली हकीकत में असर पड़ता है। क्या वोटर सोचता है कि ये जो वादा किया है ये पूरा किया जाएगा और इसलिए हम इसको या इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दें। दूसरा पॉइंट, चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, क्या ये मुद्दे राजनीतिक दलों को पहले नहीं याद आते? 1 साल पहले भी वही स्थिति थी। अगर इतना वादा करने का शौक था तो 1 साल पहले कर देते, 1 महीना पहले करने की क्या जरूरत है? तो दूसरा पॉइंट ये कि ये इश्यूज क्या पहले नहीं नजर आते, चाहे आप सरकार में हो और चाहे आप विपक्ष में हो? तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दल ये कभी साफ नहीं करते, कोई भी आपको इसकी रूपरेखा, इसका स्ट्रक्चर नहीं बताता कि इन वादों के लिए पैसे से चलती है ना अर्थव्यवस्था, ये कहां से आएगा, ये कैसे मिलेगा उन लोगों को जिन तक ये वादे पहुंचाए जाएंगे, और ये किनसे मिलेगा। इसीलिए मेरा आखिरी पॉइंट है कि क्या इसका मतलब यह है कि टैक्स देने वालों पर, डायरेक्ट टैक्स पेयर और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये 2 तरीके होते हैं जिससे आप देश में पैसा, जो अलग अलग रेवेन्यू मॉडल है उनको छोड़कर आप जनता से हासिल करते हैं, क्या ये बोझ फिर उन पर डाला जाएगा, उनसे ये पैसा निकाला जाएगा? जरा सोचिए, इससे पहले कि किसी आप लोक लुभावन वादे से प्रभावित हो जाएं, भले वो बीजेपी से आया हो, कांग्रेस से आया हो या किसी और पार्टी से आया हो, जरा सोचिए कि क्या इसकी कीमत, इसकी कॉस्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सोचिए क्या इसकी कीमत और इसकी कॉस्ट जो है वो आपकी जेब से किसी ना किसी रूप में जाएगी। 4 जानकार लोग यहां पर मौजूद हैं और आर्थिक मसलों को समझते हैं। हिमांशु हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। मनु गौर साहब है प्रेसिडेंट टैक्स ऐप से। करदाताओं पर क्या क्या बोझ डालती है राजनीति, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैं इनके सेमिनार्स तक में जा चुका हूं। विनीत गोयनका साहब है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी उनके इकोनॉमिक सेल से जुड़े हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आर्थिक विषयों पर आप स्पष्टता रखेंगे। और रोहन गुप्ता साहब है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। पहले पॉइंट को हम एड्रेस करते हैं और उसके बाद नौजवान यहां मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरी अपनी उम्मीद से अभी तक आप लोग जॉब में तो नहीं आए ना? ठीक है, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो अभी आपको पता भी नहीं है कि नौकरी में आने के बाद आपकी जेब से टैक्स के नाम पर पैसा कैसे निकलेगा और आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई एतराज नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के वादा करने से, जब तक कि वो एक लाइन में या एक कागज में लिखकर मुझे बताएं कि इसका पैसा वो कहां से लाकर देश को देंगी। सुनिएगा इसको। मनु गौर, जो प्रॉमिसेस होती हैं, जो वादे होते हैं, टाइमिंग राजनीति में सब कुछ होती है, कोई बड़ा यहां शर्मसार नहीं हो रहा है कि हम तो चुनाव के टाइम घोषणा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या इसका सीधा असर वोटर्स पे होता है? 100% इसका सीधा असर वोटर्स होता है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी से करती है। देखिए, उनकी पॉकेट से तो कुछ जाना नहीं है। तो अल्टीमेटली किसी भी चीज की घोषणा करते हुए फंड्स कहां से आएगा? 3 जगह से फंड आता है। या तो वो टैक्स पेयर से फंड लेंगे,
या अपनी एग्जिस्टिंग कोई वेलफेयर स्कीम्स में से कट ऑफ करके और वो सही दूसरी बात। जेब में डालेंगे। वो मैं थोड़ा सा बाद में उनको समझाना चाहता था कि आपकी जो सोशल सेक्टर स्पेंड होता है, इस तरह की चीजों को आपको कट करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य पर हो। सही बात। बिल्कुल। और या फिजिकल डेफिसिट होगा। नहीं तो ये बैड मैनेजमेंट, तो ये 3 ही तरीके हैं जिससे वो पैसा लेकर आएंगे, और वो तीनों तरीकों का बोझ जो है वो सिर्फ करदाताओं पर पड़ेगा। तो बट नेचुरल है, टैक्स पेयर के पैसे पर, उसकी मेहनत पर सारे राजनीतिक दल आनंद तो लेते ही हैं। उन्हें कैसे भी करके कहते हैं इन के इन प्रकार सत्ता में के गलियारे में पहुंचना है, तो वो लोक लुभावन वादे करते हैं। आज और तक वादों ऐसे- का वोटर पे असर होता है। बिल्कुल होता है। अभी रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसानों का कर्जा माफ होगा, उसका असर पड़ा। हिमांशु, असर तो होता है। अगर आप वायदे कर रहे हैं और अगर वोटर्स को लगता है कि आपके वायदे, उनको क्रेडिबिलिटी पे होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत असर होता है। क्रेडिबिलिटी आती है पहली चीज, और ऑब्वियसली वोटर्स जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाएगी तो कुछ तो वायदे करने पड़ेंगे। आपके चेहरे पर तो कोई वोट देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, आपका क्या मुद्दा है, क्या आपके आगे के रोड मैप है। इसका असर जहां तक आपने कहा कि करदाताओं पे पड़ता है, तो उसको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। ये एक बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से जो बातें बोली जा रही हैं वो सिंपलिस्टिक है नहीं। इस देश के हर सिटीजन का इस देश के रिसोर्सेज पे उतना ही राइट है। करदाता कोई जो है वो स्पेशल कैटेगरी के नहीं है। सरकारें हमेशा जो है वो कर के पैसे से ही चलती हैं। सरकारें पेड़ से पैसे लिया कर तो करती नहीं है। और जिस देश में इतनी विषमता हो, जिस देश में इतनी विषमता हो कि 40-50% मेल न्यूट्रिशन अभी भी हो, लोग अभी भी जो है हम 100% लिटरेसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, वहां पे जिनके पास ये सुविधाएं हैं, जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके पास 50 लाख सालाना की इनकम है, 1 करोड़ सालाना की इनकम है, उनके प्रतिशत बहुत कम है, जो भी है, बहुत लेकिन ही उनकी कम है। जिम्मेवारी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनसे टैक्स लिया जाए। तो मुझे लगता है कि जहां तक टैक्सेस की बात आती है, जहां तक उसके, हाँ, जो लोग अमीर हैं, जो लोग समृद्ध हैं, उनके ऊपर कुछ बोझ बढ़ेगा, पर जो लोग गरीब हैं उनको अगर इससे फायदा होता है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस के रूप में हम लोग को देखना चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को सारी तकलीफें आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तभी याद आई जब चुनाव आ गया। नहीं, ये तो गलत है। शायद प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सभी का एक। दूसरी तकलीफ तो बहुत पहले समझ में आई थी, सत्ता इस समय मिली थी। सत्ता आने के बाद बदलाव भी तो लाया कि तकलीफ सहन हुई, पता चला। इसीलिए जब पता चला सत्ता आपको कभी नहीं मिली, सत्ता आपको 2014 में मिली। जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जब आप 6,000 रुपए की बात करते, तो वो अभी आपने फरवरी में किया है। ऐसा है, कई सारे अनाउंसमेंट और कई सारे काम हुए। भाई साहब ने 15 लाख का भी जिक्र किया, बहुत अच्छा बात किया। तो हमें लगा कि जब हम सत्ता में आए तो हमने कई सारी चीजों को प्रायोरिटाइज किया। प्रायोरिटाइज किया तो पता चला कि बहनें खुले में सोच में जाती है। 7 करोड़ टॉयलेट भी नहीं, फिर आप अपने पार्टी के कैंपेन में चले। ये नहीं, वो बात 15 लाख की है। हम एक विषय पर कार्यक्रम कर रहे हैं सर। हाँ, मेरा बिल्कुल सिर्फ है। ये कहना है कि चलिए, मनु गौड़ साहब और हिमांशु जी ने ये कहा कि वादे करने का असर होता है। मैंने काफी साल मैंने भी काम किया, मुझे पता है वादों का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं विशेषज्ञों से सुनना चाह रहा था। तो आपने वादे किए। मेरी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग वादे सिर्फ इलेक्शन के ही टाइम पे आपको याद आते हैं। अनाउंसमेंट काम भी तो है, जो काम आज तक हुआ है उसका एक टप्पा है ये कि आप काम करते जाएंगे। आप एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम करेंगे, काम करने के बाद उनको इनाम देंगे, नेशनल एग्रीकल्चर जो ऐप है वो देंगे, उनको आप कोल्ड स्टोरेज देंगे, आप उनको लास्ट में देंगे। उसमें से एक भाग है कि जहां पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द लास्ट मैन, अंत्योदय जो है कि आखिरी आदमी को कहीं ना कहीं तो उसको मजबूत करना पड़ेगा। और जब को पता चला कि उस मजबूतीकरण के अंदर उसको 6,000 रुपए जरूरी है ताकि वो बीज ले पाए, 6,000 रुपए के लिए कर्जा नहीं ले, महाजन के पास नहीं जाए, तो उसको 6,000 रुपए देना जरूरी समझा। और ये करते समय आपने जो करने की कोशिश की 5 साल में, वो सारा किया। उसका बदलाव भी है, फर्क भी दिखता है आपको कि 1,88,000 मिलियन टन आपने प्रोडक्शन निकाला। तो ये सब निकाला है। सीधे आकलन में भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीधा सीधा है, लोगों ने कहा साहब अगले हिस्से में चुनाव के आखिरी के पहले की बहस का कि मोदी जी सीधे सीधे पैसा गरीब के हाथ में पहुंचाएंगे, किसान के हाथ में पहुंचाएंगे। क्या ये 6,000 रुपए वो नहीं है? ऐसा नहीं है। सीधा जवाब दीजिए। गरीब सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं ऐसा आपसे। है
वोट हासिल करने के लिए। ये वोट नहीं, ये गलत होगा। आपने जैसे कहा कि वो अगर वोट हासिल करने के लिए होगा तो क्या ये जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि हम कांग्रेस का स्पेशल में कांग्रेस से पूछ रहा हूं। वोट हासिल करना एक बात, ये नहीं होने देना होता कि आपसे वोट हासिल करना एक कांग्रेस बात। पे अगर वोट हासिल करना होता तो हम 6,000 नहीं कहते, हम 6 लाख कह देते थे। वोट आपको नहीं चाहिए 6,000। मुझे लगता है कि अगर वोट के लिए होता, अभी ज्ञान जी राजनीति में आपने भी 20-25 साल से टीवी डिबेट बहुत अच्छी तरह से किया है। राजनीति थोड़ी बहुत मुझे बात है, और ऊपर जो बैठे उनको तो बहुत राजनीति आती है। पिछले जनवरी के अंदर टैक्स को काफी सारा शिथिल कर दिया होता, पिछले जनवरी में ये सारा बुटी दिया होता। आपको लगता है कि 2019 में हमको केवल बुद्धि आई है? 2018 में पता नहीं था कि 3 चुनाव है राज्य के, हमने भी 2018 के अंदर सबको दिया होता था, और अर्थव्यवस्था का जो होना तो हो सकता था। देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री को यह पता था कि 2018 में चुनाव है, उसके बावजूद एक तरह का उन्होंने ऐसा बजट दिया कि उसमें कई हमारे लोगों ने भी कहा कि बजट अच्छा नहीं है सर, कड़क है बजट। उन्होंने कहा पार्टी नहीं, पहले देश चलाएंगे। कांग्रेस, आपने क्या किया? आपने कहा आप दोगे 6,000, हम देंगे 72,000 और उसको बोलेंगे न्याय। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ। जरूरत, नियत और काबिलियत। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपका निष्कर्ष में वही सोच रहा था। जरूरत क्या है? सरकार की नीतियों से जो असमानता बढ़ती है, जो अमीरों और गरीबों के बीच में कहीं ना कहीं एक जरूरत पैदा होती है कि जैसे किसानों की बात की आपने, किसान जो कर्जा माफी की बात है, या युवाओं के रोजगारों की बात है, या बेरोजगारी भत्ते की बात है, ये जरूरत तब खड़ी होती है जब सरकारी नीतियों के हिसाब से असमानता बहुत बढ़ जाती है और नीचे का तबके का जो आदमी है उसको एक सपोर्ट बेस करना जरूरी होता है। वो हो गई आपकी जरूरियत। नियत की बात की, जो आपने बात की 15 लाख की, जहां पे नियत थी ही नहीं, एक चुनावी जुमला था कि वादा करने के लिए करना था, उनको भी मालूम था पूरा नहीं होना, उनके अध्यक्ष ने बोल दिया ये तो जुमला है। वो होती है कि नियत, कि आपकी नियत ही नहीं, पर आपको चुनाव में वोट लेने और आपको जीतना, इसलिए आपने एक वादा किया। तीसरी बात है काबिलियत। काबिलियत होता है जो भी पार्टी जो वादा करती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जब मनरेगा की बात आई थी तब भी बीजेपी ने विरोध किया था, जब अन्न सुरक्षा की बात थी तब भी बीजेपी ने विरोध किया था, आधार कार्ड की बात थी तब भी बीजेपी ने विरोध किया था। फूड सिक्योरिटी की कहानी सुनाऊं मैं आपको कांग्रेस के राज की? जी हाँ, फूड सिक्योरिटी का जो प्रपोजल था वो ओरिजिनली जाके रिसर्च करिएगा कहां से रिजेक्ट हुआ था। वो प्रधानमंत्री कार्यालय मनमोहन सिंह के से रिजेक्ट हुआ था। हिमांशु जी आपको भी याद होगा और मनु गौर साहब आपको भी याद होगा। फूड सिक्योरिटी, एक मिनट मेरी कंप्लेंट बीजेपी का समय नहीं है। नहीं, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने आपको पूरा समय दिया। ये कांग्रेस से सवाल पूछने का समय, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी सोनिया गांधी ने। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का रिकमेंडेशन था फूड सिक्योरिटी बिल, और फूड सिक्योरिटी बिल के प्रपोजल को इस बात पर नकारा था मनमोहन सिंह की सरकार ने कि उनकी सरकार के पास उसका बिल भुगतान करने के लिए, अर्थात जो पैसे उस पर खर्च होने थे, जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा थे, वो पैसा नहीं है। उस समय उन्होंने एक कंसर्न रेज किए थे कहां से फंड रेजिंग होगा। इट वाज नॉट रिजेक्टेड, देयर वाज कंसर्न्स रेज कि एक नोट बना था कि ये कंसर्न हमको एड्रेस करना है। प्रपोजल किसने रखा था? कांग्रेस ने रखा था। हम मनरेगा की बात करते हैं, आज सबसे बड़ी सक्सेसफुल स्कीम है आजादी के बाद में, किसने इंप्लीमेंट की? मेरा जो कहने का मतलब, जस्ट लेट मी कंप्लीट, एक काबिलियत, और किसी भी पार्टी की काबिलियत क्या थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, कि जो उन्होंने बोला वो किया या नहीं किया। अभी हम जो न्याय योजना की हम बात कर रहे हैं, जिसपे मैं आ रहा हूं, जो हम 6,000 की बात कर रहे हैं, जो आपने बोला कि कैसे कांग्रेस पार्टी देगी, 3.5 लाख करोड़ इनकी सरकार में उद्योगपतियों के माफ हुए हैं। जो नियत की बात है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी किसान है, आपकी प्रायोरिटी युवा है, आपकी प्रायोरिटी मध्यम वर्ग है, या आपकी प्रायोरिटी सूट बूट के लोग हैं? रोहन गुप्ता जी, आपने रेवेन्यू फॉरगॉन का फॉर्मूला सुना है बजट के अंतर्गत? मनु गौर साहब ने सुना होगा, हिमांशु जी अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं, आपने सुना इसके बारे में? जी आप बताइए। आपके पास कितने तथ्य हैं बताने के लिए कि रेवेन्यू फॉरगॉन का फॉर्मूला जो है वो आपके वित्त मंत्रियों ने, जिसमें कि प्रधानमंत्री स्वयं इंक्लूडेड इन मनमोहन सिंह, उन्होंने इस्तेमाल किया था। और ये रेवेन्यू फॉरगॉन जो होता है, ये किसके लिए था? ये कॉर्पोरेट इंडिया के लिए था। तो अब आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? ये आपकी पॉलिटिक्स है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप 3.5 लाख करोड़ रुपया वहां से लाके दे देंगे जो बीजेपी सरकार ने कॉर्पोरेट को दिया है। इससे ज्यादा पैसा आप खुद अपने समय में कॉर्पोरेट को डिफरेंस है, मैं बता रहा हूं। इससे ज्यादा पैसा आपको जवाब दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। नहीं, अभिज्ञान जी, आप मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। प्लीज दीजिए। जो एक इसको सिंप्लीफाई मत करिए। आप देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 72,000 करोड़ रुपए वहां से ले आएंगे जो पैसा कॉर्पोरेट को दिया गया। आपकी गवर्नमेंट कोई प्रो कॉर्पोरेट नहीं थी, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रो कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। जो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जब मैं 3.4 लाख करोड़ जो इन्होंने माफी की बात, जो नॉर्म्स उन्होंने किए हैं, जो हमने देखे कि एनपीए जो कन्वर्जन के नॉर्म्स में पीछे चेंज हुए, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन दिस गवर्नमेंट। खराब है, इनका तो है ही है। देखिए एनपीए जो है, ऐसा नहीं कोई आपका बड़ा नहीं बता रहा हूं,
एनपीए नोटबंदी के कारण जो हुआ है, आपके रिकॉर्ड देख लीजिए कि नोटबंदी के बाद में 6 महीने में जो एनपीए हिस्टोरिकल स्तर पे इंक्रीज हुए देश में, जो स्मॉल एंड एसएमईज की मैं बात कर रहा हूं, वो कभी नहीं हुआ देश में, एक अर्थव्यवस्था से बाहर हुआ। रोहन गुप्ता साहब, सिर्फ एक सवाल और उसके बाद में इस पर जल्दी से रिएक्शन हुआ हिमांशु और मनु दोनों का। आपको लगता है क्या ये इतना सिंपलिस्टिक है, इतना सरल है कि आप कह दें कि 72,000 रुपया आप वहां से ला कर देंगे जो पैसा बीजेपी ने कॉर्पोरेट को दे दिया? नियत की बात होती है। अगर हम किसानों का कर्ज माफ 3 राज्यों में कर सकते हैं, जो बीजेपी ने ना बोला और जरूरत थी हमने किया। आज हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी होती है कि उसकी फिस्कल डेफिसिट को कैसे मेंटेन की जाए। जो 10 साल कांग्रेस की यूपीए सरकार रही, पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी थी तब भी कांग्रेस पार्टी की, जब 2009 से 14 में थे, हमने हमारी व्यवस्था या हमारी पॉलिसी हम टिके रहे। नहीं, वो जो भी हो, वो देखिए जनता का, देखिए हर चीज को हम लोग उसको लिंक, काफी अलग मुद्दे होते हैं, वो हम बात नहीं करना चाहिए। मैं घिलमिल नहीं करूंगा मुद्दों को, घालमिल नहीं करूंगा। मनु गौड़ और हिमांशु जी, मेरे निर्देशक कह रहे हैं ब्रेक लेने के लिए, फटाफट कांग्रेस की इस दलील में दम है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, पहली बात मैं कहता हूं कि रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं। हाँ। और आप ही के फैक्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं जी। 2004 में ये सरकार आई थी जो यूपीए की, उसने कहा हम एनआरईजीए लगाएंगे। 2005 अगस्त में पार्लियामेंट में पास हो गई, 2006 फरवरी में लागू हो गई, देश में लागू हो गई। 2009 के इलेक्शन में इनका सीट जो है 1.5 गुना बढ़ जाता है। 2009 के इलेक्शन आए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम प्रॉमिस पे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो रहा है, खाद्य सुरक्षा कानून पास हो रहा है 2013 दिसंबर। वेरी गुड पॉइंट। दोनों एग्जांपल कांग्रेस के ही हैं। हाँ। कि एक जगह जहां थी उनकी नियत, उन्होंने किया इमीडिएटली, उनका फायदा मिला, नहीं किया तो जनता ने उसका सजा भी तो ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये संभव है नहीं, जल्दी ये प्रॉमिस कर रहे हैं संभव है और उसके रिसोर्सेज जनरेट भी किए जा सकते हैं। पर ये जो कह रहे हैं कि 3.5 लाख उधर दे दिया, उसके नहीं, बल्कि उसके लिए इनके सोचना पड़ेगा। ठीक है, और तरीके हैं। मैं आऊंगा टैक्स के ही मसले पर गहराई से आऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज सोचने की यह है कि अलग अलग सरकारें अलग अलग गरीबी दूर करने के लिए अलग अलग उन्होंने स्कीम्स चलाई। किसानों का कर्जा सबसे पहले सन 1990 में माफ हुआ और उसके बाद लगातार होता चला गया। क्या किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं हुआ। क्या गरीबी दूर होने का नारा कब से चलता रहा? क्या गरीबी दूर हो गई? बड़े मजे की बात बताऊं, जो अभी मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, कुछ मेरे मित्र लोग हैं जो भाजपा से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि बीजेपी सरकार पैसा इकट्ठा करने का काम करती है और कांग्रेस सरकार पैसा लुटाने का काम करती है। तो बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वो रेवेन्यू जनरेशन उठाकर 13-14 लाख करोड़ से उठाकर इस बार का बजट लगभग 27 लाख करोड़ का हो गया 4 साल में। अब लोक लुभावन वादे होते हैं। मनरेगा स्कीम आपने लेकर आए थे किस लिए? कि गरीबी दूर करेंगे, गांव के अंतिम व्यक्ति को सीधे हम रोजगार देंगे। क्या इसका मतलब आप मान रहे हैं कि वो स्कीम फेल हो गई है? आप उनकी गरीबी दूर नहीं कर पाए हैं? 17.5 करोड़। बहुत जल्दी से फिर मैं ले रहा हूं यहां पर ब्रेक, हम फिर भी वापस इसी पॉइंट पर आएंगे। इसीलिए मैंने कहा, देखिए मैंने क्यों कहा कि नौजवान जो भी नौकरी के स्टेज तक नहीं आए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, समझें ये इंफॉर्मेशन एज है, जानकारी का युग है। आपको पता है इस देश में कितना बड़ा वर्ग जो है वो पहली बार का मतदाता होगा। सुनिए, समझिए इस पॉइंट को। क्या हमारी जेब से इन्होंने कह दिया 72,000, उन्होंने कह दिया 6,000, उन्होंने कह दिया जो कॉर्पोरेट को पैसा है मुझसे डाइवर्ट कर लेंगे? क्या इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ इस तरह के खिलवाड़ किए जाएंगे और फिर अंत में बताया जाएगा ना 15 लाख रुपए मिला, पता लगा 72,000 वाला भी नहीं हुआ। कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड में उनका फूड सिक्योरिटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया था उनके सरकार में। इनके 15 लाख वाले वादे पर क्वेश्चन मार्क होता है, उसको विपक्ष मुद्दा बनाती। क्या हम चुनाव में आर्थिक मसलों के साथ इस किस्म का मजाक करते हैं? इस पॉइंट पर हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले मैंने यही कहा था, बहुत गंभीर मसला है, यकीन मानिए, इसको सोचिए, समझिए। प्रवीण हमारे साथी, उन्होंने पीसीआर से मेरे कान में बताया अब की बार 72,000, ये मजाक हो रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के मुद्दों का भारत जैसे विशाल देश में, भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये पैसे के वादे करने का मजाक होने लगा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा हो, चाहे उस मजाक को काउंटर करने के लिए वो कांग्रेस की तरफ से हो रहा। मनु गौड़, मैं वापस आऊंगा सिर्फ पॉइंट। आप मुझे, जैसे उन्होंने कहा, क्लैरिटी से बताइए, क्या कांग्रेस
ये कह के निकल जाएगी कि अरे वो तो जो कॉर्पोरेट को पैसा जा रहा था उसमें से पैसा आ जाएगा तो हम दे देंगे 72,000। मतलब हम देश में वोट हासिल करने के लिए किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अभिज्ञान जी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहली चीज अगर हम देखें जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं वो सारी वेलफेयर स्कीम्स इस 3,60,000 करोड़ जो इस वैल्यूएशन न्याय का बना है तो उससे ज्यादा अमाउंट की वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। तो उनको आपको कम करना ठीक है, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, चाहे उसमें शौचालय बनाना हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो या कोई भी स्कीम्स हो। तो अगर आप उसे डायरेक्ट, इन्होंने जैसा है कि 12,000 रुपए हम देंगे महीने के हिसाब से एक परिवार को, वो 12,000 रुपए में फिर आप उसे ये भी तो कहेंगे कि भाई बाकी सारी सब्सिडरी स्कीम्स हम बंद करते हैं। अगर मान लीजिए कांग्रेस को 72,000 रुपए देना है तो बाकी सोशल सेक्टर स्कीम्स को बंद करिए। देखिए, या तो बाकी सोशल उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, और या फिर हिमांशु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। उसके बाद हाँ, अब पूरा समय दूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी का। आपके लिए बहुत सवाल है बीजेपी के लिए। आपने सही मुद्दा उठाया है अभी कि सारा जो एक पूरा जो सारी समस्याएं हैं उन सारी समस्या को अंत में एक रिड्यूस कर दिया गया है, इस बात पे ले आकर रख दिया गया है कि पैसे दे दो, सारे मामले खत्म हो गए। हाँ। एक तरीके से सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमने चुनाव कवर करना शुरू किया था वो बूथ कैप्चरिंग के दिनों में, तो शराब बटती थी और कैश बटता था। अब इन्होंने कहा नए फॉर्मूले ले, वो आज भी शायद बट रहा होगा वो ये, और ये चीज अब बांटते नहीं है, अब बोल देते हैं कि हम आएंगे तो इतने देंगे। ऐसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फंडामेंटल नीड्स और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कर्सरी नीड्स। मुझे लगता है कि जो काम पिछले 5 साल में कृषि के क्षेत्र में खास करके लेता हूं, अब ये मुझे बताइए कि बिचौलिया जो था, कृषक बनाता था, आपको दाम ज्यादा मिलता था, उसको कम मिलता था क्योंकि बिचौले थे। इनाम से क्या बिचौले हटे नहीं? क्या हटे ना? इसी का तो प्रॉब्लम है। नंबर 2, 89 कोल्ड स्टोरेज ये 5 साल में बने हैं, जिस कोल्ड स्टोरेज के कारण आज माल हमारे पास ज्यादा है। तीसरी बात, नीम कोटेड यूरिया, उसके आने के कारण यूरिया की जो चोरी होती थी वो अभी तो बंद हुई है। 406 कृषि विज्ञान केंद्र इन्होंने, सर मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप ना तो मैं कोई डिबेट हाईजेक करने का कोई इच्छा नहीं। मैं कहता 706 कृषि विज्ञान केंद्र बनने से लैब से लैंड में नहीं जाएगा। जहां पे लैब में हमारे पे सारे रिसर्च होते थे, पूसा में सब कुछ होता था, लेकिन किसान के पास नहीं जाता था। 706 बनाए हैं उसको। अब ये बताइए, स्किल इंडिया के द्वारा उनको बताया गया कि मशीन कैसे यूज करना है। अब तीसरी बात ऐसे कि जब महिला को गैस मिलता है तो उसका 2 घंटा जो लकड़ी लाने का था वो बचा नहीं बचा। एक मैं बताता हूं आपको, अब जब अंत में पता चला कि करने के बाद में 6,000 लाने के लिए मैं बताता हूं, मैं बीच देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको, मैं अभी इतना तो मैंने कटाश सुन लिया ना 20-25 मिनट का, 10-15 सेकंड तो सच्चाई भी तो सुन लेते हैं। अब जब हमने कहा कि हम उसको सीड लाने के लिए बेसिक नीड्स के लिए 6,000 रुपए देंगे, तब मैंने ना सभी अर्थशास्त्रियों से, आपसे नहीं लेकिन बड़े अच्छे अर्थशास्त्री, रघुराम राजन जी का मैंने अभी जब पढ़ रहा था, मैं आप जब बोले थे, उन्होंने कहा 6,000 रुपीज इज नॉट पॉसिबल, यू विल सेल द कंट्री। बट यू नो व्हाट इज द फनी पार्ट, सबसे बड़ी हंसी की मजाक है कि 6,000 रुपए अगर हम देते हैं तो देश बिक जाता है, लेकिन 72,000 रुपए देते हैं तो ये कॉर्पोरेट से लाके देते हैं। हाँ, कांग्रेस आपका पॉइंट देखिए, आपने 2 पॉइंट पे बोला कि हंसी आ रही है कि 3.5 लाख करोड़ कहां से आएगा। देखिए, कोई भी इकोनॉमी, ये हमारे दोनों अर्थशास्त्री हैं, कभी भी इकोनॉमी में जब पैसा पंप होता है, वो जब मनरेगा से भी जो हुआ था, आज जीडीपी में जो इंक्रीज होता है, हमने देखा कि नोटबंदी के बाद में जीडीपी में 2% की कमी, ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये पब्लिश्ड आंकड़े हैं। जब भी सरकार कोई कदम लेती है तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं इकोनॉमी में। जब नीचे के तबके के आदमी तक उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा पहुंचता है, बेसिक डिमांड इंक्रीज हो रही है। मैं अभी पढ़ रहा था एक जो रिपोर्ट इंडिया का, जब मनरेगा इंप्लीमेंट हुई, इट रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन जीडीपी बाय 1.5%। What I am trying to say, जब पैसा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है, उसका असर आपकी इकोनॉमी, अर्थतंत्र पे पड़ता है, और जो बजट, जब अर्थतंत्र पे असर पड़ता है तो ऑब्वियसली योर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो दैट इज द इकोनॉमिक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप जो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये कहां से आएगा पैसा, वी हैव फुल फ्लेज प्लान। थोड़ी देर पहले आप इसी प्रोग्राम में इन्हीं नौजवानों के सामने कह रहे थे कि बीजेपी ने जो पैसा कॉर्पोरेट को दे दिया, वो अगर आ जाए तो आप ये 72,000 रुपए दे दोगे। अब आप ये थ्योरी बता रहे हो कि अगर गरीब के पास पैसा पहुंच गया और इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन ऊपर चली गई, जिसमें इनहेरेंट इन्फ्लेशनरी पैटर्न भी होता है। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं। देखिए, कैसे आएगा पैसा, ये आप समझ नहीं रहे, ये कोई 1+1 2 का फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको एक बताया कि हमारी नीयत है, हम करेंगे। जो इन्होंने किया कि 3.5 लाख करोड़ माफ कर दिया, जहां जरूरत होगी इकोनॉमी की, जब जेन्युइन, ऐसा नहीं कि उसको हम उद्योगपतियों के साथ नहीं रहेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट, देयर हैज टू बी योर व्हाट यू से विलिंगनेस टू डू थिंग्स फॉर पुअर पीपल। 1934 में एआईसीसी के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार
ये मिनिमम लाइफस्टाइल के लिए लोगों को कैसे उन्हें ऊपर उनकी ऊपर उठाई जाए, तब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, तब एक कमेटी बनाई गई थी। ये पहली बार 1934 में एआईसीसी में प्रपोजल आया था कि मिनिमम पैसा दीजिए मिनिमम जीवन जीने के लिए। 1934 से आज इतने साल लग गए ये समझने में, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे बीच बीच में कि भाई अभी तक उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाया, तो अब लास्ट में सीधे पैसे दे। सीधे पैसे। हिमांशु, कन्विंस्ड कितना है जल्दी से, इसके बाद मैं देखता हूं नौजवान हमारे कितने नहीं, मैं वोट इन्हीं को देना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, बहुत सारे प्रोग्राम से गिना रहे थे, सच्चाई है, आप उसको पॉलिटिकल कहिए, जो भी कहिए, आज के दिन में हमारे यहाँ अग्रेरियन क्राइसिस सबसे ज्यादा है, वो एक सच्चाई है। हाँ, आप उसको आप पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं लॉन्ग मार्च सही नहीं था, गलत था, जो भी था, वो एक सच्चाई है। इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम हुआ है पिछले सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, रियल टर्म्स में, ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं, वो भी एक सच्चाई है। गरीबी है, वो भी एक सच्चाई है, पर इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत तरीके के ये हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो है वो इन सारी चीजों को एक तरीके से एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी है कि सब कुछ जो मनु कह रहे हैं कि अंत में पैसा दे दो, अंत में सारे समस्याओं को ढक दे उससे। और ये इसलिए भी, क्योंकि ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज में जो सारी समस्याएं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं ये सिर्फ पैसा देने से हल नहीं होंगी। गुड पॉइंट। मैं इस पॉइंट पर एक ब्रेक ले रहा हूं। ये अच्छा है कि देखिए सारी समस्याएं, इसीलिए एक 10 सेकंड का मेरा पॉइंट है, सालों साल गांव देहात और रूरल रिपोर्टिंग करने के बाद किसान को, आप एग्रीगेरियन क्राइसिस जो वो कह रहे हैं, जो स्थिति आई है, उसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? किसान की किसानी का जो मीटर है वो उसका चलता रहे, वो बीज बोए, वो अपना धान बोए और बाजार में वो बिके, और सरकारें भी व्यवस्था बनाएं जो उसके लिए आसान हो। किसान खुद से बार बार ये नहीं कहता है कि आप पैसा ही देते रहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एजेंडा बनाया हुआ है। वो किसानी करना चाहता है और इज्जत, फक्र और सम्मान के साथ किसानी करना चाहता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं जो यंगस्टर्स हैं यहां, नौजवान, इनकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मेरे हिसाब से। इनसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या समझते हैं जब इस तरह की घोषणाओं को ये सुनते हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं से। तो मैंने कहा इस पूरे कार्यक्रम को करते वक्त भी मुझे एक किस्म से अजीब सा लग रहा है, बेचैनी हो रही है कि क्या हम वाकई चुनाव और चुनाव के मतलब और मकसद से एक देश की अर्थव्यवस्था, इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उससे जुड़े वादे करते हैं। देखते हैं नौजवान यहाँ क्या पूछना चाहते हैं। क्या कभी ऐसा हमने देखा है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीमारी का इलाज करने के बजाय सिम्टम्स का इलाज करता हो? नहीं। लेकिन आप लोगों की दोनों की पॉलिसीज, आप चाहे वो किसान समृद्धि योजना लेकर आ रहे हैं या आप न्याय योजना लेकर आ रहे हैं, दोनों ऐसा ही है कि आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। डेंगू, अगर डेंगू है तो आप सिर्फ बुखार की दवा दे रहे हैं, डेंगू की दवा नहीं दे रहे हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ नीड्स। एक होता है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म। जो आपने बोला कि किसान को नहीं चाहिए कि उसकी ऋण माफी हो, उसको चाहिए कि उसको अपनी जो फसल है उसका सही दाम मिले, उसको इनकम मिलना चाहिए, हिज लाइफ शुड बी प्रॉस्परस। और युवाओं के लिए भी वही चीज है। पर जब एक 5 साल के बाद में, जब इस सरकार में आप देखें कि जो एमएसपी इंक्रीज जो है 4 साल में सिर्फ 4.39% एमएसपी इंक्रीज हुआ, और आखिरी साल में 15% से उन्होंने इंक्रीज किया, क्योंकि उन्होंने 50% का वादा किया था और 3 राज्यों में उनको लगा कि अब हारे हैं तो हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो भी नीतियां सरकार की रही है, जब इलेक्शन सेंट्रिक होगी तब ये हाल होने वाला है। कोई भी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, अब 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड, हर साल 9.41% से एमएसपी इंक्रीज हुई थी, तो किसानों को ऋण माफी की जरूरत सेकंड टर्म में नहीं पड़ी थी। सर, पार्टीज कहती हैं इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी फाइनेंस की, लेकिन हमारा डेफिसिट आज भी 3.3% पे खड़ा है, जो 0.3% से करके खत्म हो जाना चाहिए था। तो क्या इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी नहीं करते, या देश का हित साइड में रख देते हैं जब ये योजनाएं लॉन्च करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, सीधा सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो देश का हित हमेशा साइड में ही रहता है, वो कभी भी प्राइमरी नहीं रहता राजनीतिक दलों के लिए। इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करते। बात इकोनॉमिक्स की आती है सप्लाई और डिमांड पे, तो हर साल हमारी डिमांड बढ़ती है। अब जैसे राहुल गांधी जी ने कहा 72,000 रुपये हम देंगे, तो 72,000 रुपये 5 करोड़ लोगों को, हम 5 करोड़ फैमिलीज को हम देंगे। लेकिन अगले साल फिर 2.25 करोड़ लोग और बढ़ जाएंगे, फिर उससे अगले साल फिर 2.25 करोड़ और बढ़ जाएंगे। तो आप हर साल वो 3,60,000 करोड़ तक ही सीमित नहीं रहेगा। जैसे कि 5 साल बीत गए, तब तक कोई ऐसा प्लान नहीं आया
कि हम मौके पे ये जैसे इलेक्शन लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें सारे प्रपोजल दिए जा रहे हैं, मतलब 5 साल 4 साल कुछ नहीं किया एंड मौके पे ले आके पटोरे, जैसे एक पोर्टली होती है, हम यहाँ पे मौके पे खोलेंगे उस टाइम हमें वोटिंग पावर मिलेगी। तो मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों? हर सरकार काम करती रहती है, 5 साल के बाद में वो अपने सरकार का रिजल्ट देती है कि मैंने ये काम किया है और आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। वो जो काम किया उसके वो बखान करता है और जो काम बाकी है उसके बारे में चिंता जताता है। तो मुझे लगता है कि हमने जो काम किया वो हमने लोगों के सामने रखा है। मुझे अगर समय मिलता तो मैं आपको और बताता था कि भाई कितने टॉयलेट बने, कितने बनाए, और फार्म टू फॉर्क यानी किसान के खेत से मुंह में कितना दाना गया है, उसका परसेंटेज कितना बढ़ा है। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट कोई हमने नहीं बनाई थी सर। कब बनी थी, कौन से साल में बनी थी? हमको उसको इंप्लीमेंट किया जब हमने किया 1.5, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया आपने खाली 1.5 सिर्फ केवल एमएसपी क्यों दी। प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद उन्होंने जनधन योजना लाई और आज 93% लोग जो है उनके पास बैंकिंग सुविधा है। अब बताइए, बैंकिंग सुविधा होने के बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर आया, बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर आने से कई सारे दलाल बाहर निकल गए। अब इसका फायदा किसान को नहीं हुआ क्या? सबसे बड़ी चीज है, जो भी सरकार ने वादे किए, प्रैक्टिकली जनता को ये देखना है कि वो वादे पूरे हो सकते थे या नहीं हो सकते, सरकार की मंशा थी या नहीं थी। 5 साल सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जो भी वादे थे, 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, घर की बात हो, आज लोग नैरेटिव डाइवर्ट कर रहे हैं। अंत में 10-10 सेकंड हर पैनलिस्ट के लिए, और नौजवानों ने अपने हिस्से के सवाल पूछे। आप खुद सोचिए, निर्णय आपको लेना है। देश में सबसे बड़ी ताकत आप है, देश की जनता। ना कोई टीवी का एंकर है, ना कोई पार्टी का प्रवक्ता है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई विपक्ष का नेता है। सबसे बड़ी ताकत इस देश में आपकी है। किसी जुमले का विश्वास करें ना करें, वादे का विश्वास करें ना करें, ये आप तय करेंगे। अंत में 10-10 सेकंड होगा और मैं सारे पैनल से ये पूछना चाहूंगा कि कितना प्रतिशत वो सोचते हैं कि विश्वास होगा इन वादों का। सुनिएगा ध्यान से इस पैनल को। मैं हिमांशु जी से शुरू करूंगा। कांग्रेस का वादा आ चुका है जनता के सामने और भारतीय जनता पार्टी का ही चुका है। हिमांशु जी, कितना प्रतिशत जनता विश्वास करेगी? 100 में से 10, 12, 15, 50, 60, 80, 100? ये आंकड़े कहना मुश्किल है, मतलब कि कितनी प्रतिशत जनता विश्वास करेगी इन वादों पे। पर अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें तो मैं ये कहूँगा कि 10 सेकंड में ही कि मुझे लगता है कि जितने भी पैसे लगाए जा रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, अगर पार्टियां एक कमिटमेंट के साथ आएँ कि हम, जैसे जॉब्स की बात हुई कि हम जॉब्स देंगे, जो लोग जॉब्स पाना चाहते हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, जो लोग नौकरी में नहीं जा सकते उनके लिए सोशल पेंशन की व्यवस्था है, उस सोशल पेंशन को हम स्ट्रेंथन करेंगे, हम एजुकेशन करेंगे, हेल्थ की बातें करेंगे, तो वो मुझे लगता है आज के युवाओं को जो एटलीस्ट यहाँ पे बैठे हैं उनको ज़्यादा विश्वसनीय लगता है। देखिए, ये कहना बहुत ही ज्यादा कठिन है। मैं हिमांशु जी की बात आप लोगों ने दोनों ने शुरू में कहा था वादों पर यकीन करती है। यकीन मतलब वादों का असर होता है। मैं यकीन नहीं कह रहा हूँ, कितने प्रतिशत होगा ये अभी कैलकुलेट करना मुश्किल है कि कितने प्रतिशत होगा। लेकिन मैं जनता से इतना जरूर कहूंगा कि 2008 में कांग्रेस ने कर्ज माफ करा था, बीजेपी के राज्यों ने अभी कर्ज माफ करा किसानों का, फिर कर्ज माफी की आवश्यकता पड़ी, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने फिर से वादा करा। तो इसका मतलब 2008 का जो आपका सिंगल पॉइंट कर्ज माफी, जैसे अभी उन्होंने कहा 1 टाइम कर्ज माफी हम कर रहे हैं, 1 टाइम हम मिनिमम गारंटी योजना दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं बता है ना। तो वो क्या ये गारंटी से बोल सकते हैं, सिम्टम क्या ये बोल सकते हैं गारंटी से कि अगली बार कोई नई न्याय व्यवस्था लेकर नहीं आएंगे? ठीक है, 10 सेकंड कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। विनीत जी, मुझे लगता है कि लोग जो है एक शब्द, 2 शब्द है, कामदार के सामने नामदार। जो हमने काम किया हम लोगों के सामने लेके जाएंगे और उन्होंने जो इस देश के बंटा बिठाया था वो भी लोगों के सामने लाएंगे। ये दोनों के साथ में कामदार वर्सेस नामदार। कांग्रेस, देखिए, हमारा है कि जो कहा सो किया। 3 राज्यों में हमने जो भी प्रॉमिस किए वो पूरी की। यही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। जो बोलेंगे वो करेंगे। कैसे करना है, हमें काबिलियत है, नियत है। मैं अंत में जाते जाते क्या कहूं और क्या ना कहूं, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को सुनिए और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को सुनिए, एक लाइन बड़ा ठोक के साथ कही जाती है, जैसे माइक सामने आता है, हमने जो कहा वो किया। अरे खुद सोचिए भाई साहब, अगर सारे नेता गण, सारे पॉलिटिकल क्लास ने जो कहा वो किया तो दिक्कतें हल नहीं होती। इसलिए सोच समझकर, जानकारी के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, सबसे समझदार जो हिमांशु ने कहा इस देश का वोटर है, उसके हिसाब से जितना नारा यकीन करना है उतना करिएगा। मैं आपके लिए मुद्दे उठाता रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।